दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता तथा कराची अधिवेशन हैं। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले हम साइमन कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 या 1931। तो सही उत्तर 1928 में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई यानी मुंबई पहुंचा था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? यानी साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? तो उत्तर है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोस्तों, साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग या साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था कब? ऑप्शन है 1925, 1927, 1928 या 1930 में। तो सही उत्तर 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। दोस्तों, 1928 में प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन के। दोस्तों, आप जान लीजिए, लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे कैसे? तो उत्तर है, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज से। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? तो आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था और इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 या फिर 1930। तो सही उत्तर 1929 ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, मार्च 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट यानी 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य जो है उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, मेजर एटली, स्टीफन वाल्स या विस्काउंट बर्नहम? तो सही उत्तर है सर जॉन साइमन, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी के सदस्य थे। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। बिल्कुल सही है। कारण है, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में
कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? दिए गए कोड के आधार पर आपको सही उत्तर बताना है। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ या जांच के लिए हुई थी। उसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति की थी और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो ये सभी कथन, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी कथन आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही उत्तर है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के बारे में सही कथन। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। और कारण है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? आपको बताना है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, तो ये नहीं था। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र सही है। और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो 2 और 3 आपके सही हैं। यहाँ पर आप जान लीजिए कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान इसकी विशेषताएं थीं। अब आइए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष में? तो आप जानते हैं 1929 में। दोस्तों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी। दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया था। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जब भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। और आप जान लीजिए कि 26 जनवरी 1930 को इसी बैठक में या इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो यहाँ पर देखिए कि भारत की विदेश नीति की घोषणा सही है, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा ये भी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी सही है और अस्पृश्यता उन्मूलन तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि अस्पृश्यता उन्मूलन लाहौर अधिवेशन के पारित संकल्प में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ऑप्शन है मजहरुल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां या अबुल कलाम आज़ाद।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन बी। दोस्तों 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या पूर्ण संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है बहुत क्योंकि यहाँ पर 3 कारण हैं। पहला है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, ये सही है। उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझाया गया, ये सही नहीं है। और इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया, तो ये भी सही नहीं है। केवल एक आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। अब आइए गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनसे जो संबंधित प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? ऑप्शन देखिए, चंपारण से, साबरमती से, बारदोली से या दांडी से। तो सही उत्तर साबरमती से, ऑप्शन बी। दोस्तों महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को साबरमती से किया था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो सही उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया और नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कब? तो उत्तर है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या बंगाल। तो सही उत्तर है गुजरात, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि गुजरात यानी 32 जो सत्याग्रही थे वो महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थे। किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या उपर्युक्त में से सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। दोस्तों याद रखिएगा ये सभी महिलाएं सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के नमक सत्याग्रह में शामिल थीं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नमक कानून तोड़ने से, ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए दांडी मार्च का संबंध नमक कानून को तोड़ने से है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? आपको बताना है। ऑप्शन है अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी शोलापुर में हुई, उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने संभाला था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धाव के समय कहाँ थे? महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पर थे? तो उत्तर है यरवदा जेल में, ऑप्शन ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिए गए थे। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आप जान लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है और इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? तो सही उत्तर बेब मिलर, ऑप्शन बी। दोस्तों बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? आपको बताना है। तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी। दोस्तों, तमिलनाडु में तंजौर या तंजाउर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की। 30 अप्रैल 1930 को इनको गिरफ्तार करने के बाद भी ये आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा, या क्या करने के लिए? तो आप जान लीजिए, लाल कुर्ती दल का गठन अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए किया गया था। तो और इसके नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? आपको बताना है। मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना या इकबाल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन के जो नेता थे ये खान अब्दुल गफ्फार खां थे और खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था और इसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई थी। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला रानी गैडिनलियू ने किया और इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। गैडिनलियू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, गांधी की दांडी मार्च, वैयक्तिक सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो सही उत्तर गांधी के दांडी यात्रा से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन ए। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है और इसमें आपको बताना है कि ये जो कथन है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, सही है। कारण है महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो, ये सही नहीं है। तो ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 2 कथन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, ये सही नहीं है। और दूसरा है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, तो ये सही है। केवल ऑप्शन बी आपका 2 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी, जो कि नवसारी जिला गुजरात में है, एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। प्रश्न में दिया गया कथन एक असत्य है, जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को सजा दी गई। कथन 2 आपका सही है।
अगला प्रश्न है, कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है, आपको बताना है। यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, सही है। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू होकर समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, बिल्कुल सही है। और इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, तो ये दोस्तों गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अब आइए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से किसके बीच में, या क्या सहमति के लिए गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था? तो सही उत्तर, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज बनाने के लिए। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज बनाने को लेकर जुड़ा था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे कब? तो सही उत्तर 1931 को। और डेट याद रखिएगा, ये डेट थी 5 मार्च 1931। तो याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था, आपको बताना है। तो सही उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दोस्तों, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या चिंतामणि? तो सही उत्तर, तेज बहादुर सप्रू ने। दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? ऑप्शन है मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू? तो सही उत्तर सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, एलन कैंपबेल जॉनसन, बीजी हार्निमन या सरोजनी नायडू? तो सही उत्तर एलन कैंपबेल जॉनसन, ऑप्शन बी। दोस्तों, इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को कंसोलेशन प्राइज और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? इन विकल्पों के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, बिल्कुल सही। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, सही है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिए गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये नहीं था। और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो 1, 2 और 4 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में संपन्न हुआ। इसके जो प्रावधान थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप थे उन्हें छोड़कर बाकी को रिहा करना, जबकि पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव पर स्वीकृति को इसमें शामिल नहीं किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व या अध्यक्षता की थी? तो सही उत्तर वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और आप जान लीजिए कि गांधी इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट पर कांग्रेस के कराची अधिवेशन की तिथि 21 से 31 मार्च 21 से 31 मार्च 1931 दिखाई गई है, जबकि ये 29 से 31 मार्च 1931 है। अगला प्रश्न है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सही उत्तर आपका हो जाएगा किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में चुनिए। तो ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी या गांधी इरविन समझौता। तो आप जान लीजिए गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है ये 29 से 31 मार्च को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आप जान लीजिए ये 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ हुआ था। तो सही क्रम क्या हो जाएगा आपको बताना है, 4 3 2 1, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी और पूना समझौता। तो आप जानते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी आप जान लीजिए 23 मार्च 1931 को हुई थी, 23 मार्च 31 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 के बीच हुआ था। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। तो 5 मार्च 23 मार्च यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे साइमन कमीशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।